Hello class 10th students. Now let us continue with the chapter 1 history. और चलिए आगे हम देखते हैं 3.2 में क्या क्या बातें यूरोप के बारे में आपको बताई गई हैं। टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। आप मीनिंग समझते ही हैं। हंगर मतलब भूख, हार्डशिप मतलब कठिन समय, और कैसे एक बहुत ही लोकप्रिय रिवोल्ट या विद्रोह हुआ। 1830 में उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में बहुत बढ़ गई थी। यानी कि एक तरह आप दूसरे शब्दों में कहिए तो 1813 का समय यूरोप के लिए बड़ा ही कठिन समय था। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में यूरोप की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और ज़्यादातर देशों में बेरोजगारी भी बढ़ गई, क्योंकि जॉब ढूंढने वाले लोग जो थे वो ज़्यादा थे, है ना। जब जॉब कम होता है और ढूंढने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है। गाँव से लोग शहरों की तरफ भागने लगे नौकरी की तलाश में, कि उनको लगता था कि शहरों में बहुत नौकरी होगी, और इस वजह से क्या है कि लोग नौकरी ढूंढने वाले लोग शहर की तरफ भागने लगे। और पॉपुलेशन जो थी रूरल एरिया की वो भागकर शहर में आ तो गई, लेकिन यहाँ तो रहने की कोई व्यवस्था थी नहीं उनके लिए, उनके पास पैसा भी नहीं था। और तब फिर क्या है, उन्होंने स्लम में रहना शुरू किया। स्लम आप समझते हैं, झोपड़पट्टी जो होती है, रहने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो फिर अपने आप ही ऐसे घर बना लिया शहर के किनारे और वहाँ रहने लगे। अब जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे उन्हें मार्केट में अपना सामान बेचने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में मशीन से बने सस्ते कपड़े यूरोप के दूसरे देशों के मार्केट में भर गए थे। और आप याद रखिएगा कि यूरोपियन देशों में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ही हुई थी, और बाकी यूरोपियन देशों की तुलना में यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की जो इंडस्ट्री, आपने मैनचेस्टर का नाम सुना ही होगा, यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा बनते थे इंग्लैंड में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत डेवलप हो चुकी थी, और इंग्लैंड में घरों में भी कपड़े बनते थे। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होता है ना, जिसमें लोग घर में ही छोटे छोटे वर्कशॉप बना लेते हैं, वहाँ कपड़े बनते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े इंग्लैंड में बनते थे और यूरोप के दूसरे देशों में पहुँच जाते थे उनके मार्केट में। हालांकि अभी इंग्लैंड में भी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पार्टली मैकेनाइज्ड ही थी, लेकिन अभी भी यूरोप के कई रीजन ऐसे थे जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी, जो रईस लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और क्या था, वो बड़े डोमिनेंट भी हुआ करते थे। और इधर क्या था कि वो बहुत पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स बहुत पावरफुल तो हो ही गए थे। किसान जो थे वो जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, कैसे उनकी व्यवस्था, घर कैसे चले, और खुद भी बेचारे सामंती कर्ज में डूबे हुए थे और उनको पूरा करने में लगे हुए थे, ये जो बेचारे गरीब थे वो। और अगर अनाज की कीमत बढ़ जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, तो गरीबी और बढ़ जाती थी देश के अंदर, और शहरों में भी और गाँवों में भी गरीबी काफ़ी हद तक बढ़ने लगी थी। एक ऐसा ही साल था 1848 का, जब भोजन की कमी और बेरोजगारी के कारण पेरिस की आबादी सड़कों पर आ गई। लुई फिलिप्पी को शहर छोड़कर भागना पड़ा। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया और सभी पुरुषों को उनकी उम्र, जिनकी 21 वर्ष से ज़्यादा थी, उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। सभी को राइट टू वर्क भी दिया गया, काम करने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि भाई नेशनल वर्कशॉप बनाएंगे, और जिससे क्या होगा, लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रोजगार ताकि बढ़ाया जा सके, इसलिए नेशनल वर्कशॉप बनाने की बात कही गई।
1845 में सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध एक रिवोल्ट हो गया, और ये रिवोल्ट जो था ये कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स के विरुद्ध में हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में। और इसमें क्या था, ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे वीवर्स को रॉ मटेरियल दे देते थे और ऑर्डर देते थे कपड़े बनाने का, लेकिन जब कपड़े बन जाते तो उसकी कीमत वीवर्स को बहुत कम मिला करती थी, यानी कि कीमत काफ़ी घटा देते थे वो लोग। एक जर्नलिस्ट जिनका नाम विल्हेम वुल्फ है, उन्होंने एक ऐसी घटना का जो सिलेसिया के गांव में हुआ था उसका जिक्र किया है। वो ये घटना ये वाली है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने विरोध किया। इस गांव की आबादी करीब 18,000 थी और यहाँ पर कॉटन वीविंग का काम पूरा गांव करता था। इनमें वर्कर्स की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। नौकरी की हालत बहुत ही निराशाजनक थी। लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था तो वीवर्स का काम वो कर रहे थे, और इसका फ़ायदा ये कॉन्ट्रैक्टर, उनकी मजबूरी का फ़ायदा कि इनको और कहीं नौकरी तो मिलेगी नहीं, कपड़ा बुनने के सिवा और कोई काम कर नहीं सकते, तो इस मजबूरी का कॉन्ट्रैक्टर जो थे फ़ायदा उठा रहे थे। 4 जून को 2 बजे दिन में वीवर्स अपने घर से निकले और 2-2 की संख्या में सीधा कॉन्ट्रैक्टर की कोठी में की तरफ चल पड़े। यह घटना विल्हेम वुल्फ बता रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई थी। और उनका डिमांड क्या था कि उनको कपड़ों की ज़्यादा कीमत दी जाए। पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें बहुत डांटा गया और धमकी भी दी गई। इसके बाद वर्कर ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए और कई कीमती सामान को, जो कि घर में बहुत ही सुंदर सुंदर विंडो पैन्स लगे हुए थे, उसको तोड़ दिया। उनके घर में जो सजे हुए सामान, सजाने का सामान, पोर्सिलीन का सामान वगैरह था, वो सब है सो उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, उसके स्टोर रूम में घुस गए और उनके स्टोर रूम में घुसकर जो कपड़े के थान वगैरह भरे रखे हुए थे स्टोर में, उसको निकाल लिया। निकाल कर सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। कॉन्ट्रैक्टर को अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागना पड़ा और वो पड़ोसी के गांव में पहले गया, लेकिन पड़ोसी गांव वालों ने उसको कोई मदद नहीं की। कहा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर 24 घंटे के बाद वापस आया और आकर उसने अपने साथ आर्मी लाया था, आर्मी को बुला लिया था। और इस बदला लेने की घटना में करीब 11 वीवर्स की मौत हो गई थी। जब आर्मी ने गोली चलाई तो इनमें से कई वीवर्स की मौत हो गई थी। तो ये तो था एक पार्ट इसका। अब चलिए 3.3 में देखते हैं आगे की घटना क्या होती है। ये 3.3 है। 1848 में रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की किस तरह से लिबरल्स ने रिवोल्यूशन किया। बेरोजगारी और भूख और गरीबी के कारण विद्रोह हो ही रहा था यूरोप के दूसरे हिस्सों में, और ये क्रांति जो थी पढ़े लिखे लोग चला रहे थे। फरवरी 1848 में वहाँ के एक मोनार्क ने पद त्याग दिया और रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को स्थापित कर दिया गया। अभी यूरोप के दूसरे हिस्सों में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, इन सब जगहों पे अभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बने थे। और ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर। लेकिन मिडिल क्लास के पुरुष और महिलाओं की ये डिमांड थी कि संवैधानिक रूप से नेशनल यूनिफिकेशन हो। उन्होंने अफरा तफरी के माहौल का फ़ायदा उठाया और अपनी डिमांड को, जो ये कहता था कि नेशन स्टेट बनना चाहिए, जो पार्लियामेंट पर आधारित हो, संविधान हो, प्रेस को फ्रीडम मिले, लोगों को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार मिले, ये सब इनकी डिमांड थी, जो ये मिडिल क्लास के लोग थे वो। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है। जर्मन रीजन जो थी वहाँ पर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत सारे थे, जिसके सदस्य मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, अमीर कारीगर भी होते थे। ये सभी फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए ताकि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट दे सकें। 1848 में करीब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बड़ी खुशी के माहौल में एकदम उत्सव की तरह जुलूस निकालकर वो लोग वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में चल रहा था, वहाँ
वहीं संविधान के का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और जर्मन राष्ट्र बनाने के लिए और राजा को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने के लिए और राजा को कहा गया कि आप संवैधानिक राजा बनो। ये सब करने के बाद वो इस ऑफ़र को लेकर फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ जो कि प्रूसिया का राजा था उसके पास पहुँचे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे और उसको अपना ड्राफ्ट दिखाया तो राजा ने जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ जो किंग ऑफ प्रूसिया था उसने उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे राजाओं के साथ मिल गया और इसका विरोध करने लगा कि नहीं, ऐसा हम संवैधानिक राजा नहीं बनेंगे। एरिस्टोक्रेसी भी इसका विरोध कर रही थी और तब क्या होता, मिलिट्री बहुत ताकतवर हो गई। जब राजा इसका विरोध कर रहा हो और एरिस्टोक्रेट्स यानी जो अमीर रईस लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, मिलिट्री उनके हाथ में होती थी, तो वो बहुत ताकतवर हो गए थे। मिलिट्री बहुत ताकतवर थी। इसीलिए एक सोशल बेसिस जो पार्लियामेंट का बना था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा थी और आप जानते ही हैं पावर मिल जाने पर सभी जो है वो करप्ट हो जाते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, ये मिडिल क्लास आई ज़रूर थी पार्लियामेंट में, लेकिन आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिज़न और वर्कर्स जो थे उनके डिमांड को उन्होंने ठुकराना शुरू कर दिया, अपनी मतलब मनमानी चलाने लगे पार्लियामेंट में आने के बाद। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो सपोर्ट उनको मिल रहा था आर्टिजन और वर्कर का वो मिलना बंद हो गया। अंत में राजा ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, पार्लियामेंट कमज़ोर पड़ गई है। उन्होंने तुरंत आर्मी को बुला लिया और फिर क्या हुआ, इस जो असेंबली बनी थी, एक नई पार्लियामेंट जो बना था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं के अधिकार के बारे में बात हुई है, ये देखिए इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाएं तो बहुत लड़ रही थीं। लिबरल मूवमेंट के दौरान हालांकि काफ़ी संख्या में महिलाएं जो थीं वो पिछले कई वर्षों से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थीं और महिलाओं ने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बना लिया था, वो न्यूज़पेपर भी निकालती थीं और इसके साथ क्या उनकी पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन जितने होते थे सब में वो बहुत पार्टिसिपेट करती थी बढ़ चढ़ कर। और इसका फिर भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब चर्च ऑफ सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो महिलाओं को इसको कहते हैं दर्शक दीर्घा, जहाँ पर लोग बैठकर देखते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि जो कुछ भी हो रहा होता है उसको देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो महिलाओं को बस यहीं पर बैठने का अधिकार मिला था और कि वो पार्लियामेंट में कैसे काम होता है वो देख सकें उसको, बस इससे ज़्यादा और कुछ करने के लिए उनको नहीं मिला था। अक्सर ये एग्ज़ाम में ही इस पिक्चर के साथ जो डिटेल्स दी गई हैं नीचे, आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि अक्सर इस तरह के अब जो क्वेश्चंस हैं आने लगे हैं एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ठीक है। और अब क्या था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुआ था, उनको सिर्फ दर्शक के रूप में बैठने के लिए दिया गया और लेकिन उसके बाद क्या है, 1848 तक कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट को दबाए रखा था, है ना। लेकिन क्या हुआ, और उनको पता था कि अब हम पुरानी स्थिति में तो वापस नहीं आ सकते, यानी कि जो 20 साल पहले जैसी स्थिति कंजर्वेटिव्स की थी, अब दोबारा 20 साल आने पर 1848 में वो इतने ताकतवर तो नहीं हो सकते जैसे पहले थे। इसलिए मोनार्क को ये बात समझ में आने लगी थी कि इस तरह का आंदोलन करने, बार बार लिबरल से लड़ने और ये जो चक्कर जो है कंटिन्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे करके लिबरल्स को छूट मिल जाएगी और इसलिए 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो थे, यानी जो पूरा राजतंत्र था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, अपने आप को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया और 1848 के बाद वेस्टर्न यूरोप के रास्ते पर चलने लगे। वेस्टर्न यूरोप में जैसी हालत थी ना, उसको उन्होंने धीरे धीरे करके फॉलो करना शुरू कर दिया। और सर्फडम, हम पहले भी बात कर चुके हैं सर्फडम और बॉन्डेड लेबर की, उसको प्रथा को हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में दोनों जगह पर इसको ख़त्म कर दिया गया।
और 1867 आने तक हैब्सबर्ग रूलर ने हंगेरियन लोगों को बहुत सारी स्वायत्तता, एक छूट होती है वो दे दी थी और ये कह दिया था कि आप चाहो तो अपना शासन, ये हंगेरियन जो है अपना शासन खुद चलाना चाहे तो चला सकते हैं। और इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव यूरोप में आने लग गए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस बदलाव का असर इस जर्मनी और इटली पे क्या हुआ और कैसे हुआ, कौन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।